जय हिंद मित्रों। मैं रजत का स्टडी आई सी एस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र की। तो इस वीडियो के बाद आपको गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड या गंगा नदी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको ये पूरा टॉपिक मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद के नोट्स बनाना है। पहली चीज़ तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा परिचय। और सबसे पहले तो आपने ये वर्ड बहुत सुना है, नदी तंत्र। मेरे लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, जो भारत के मेजर नदी तंत्र हैं, इनको हमें पढ़ना है। तो भैया नदी तंत्र क्या होते हैं, ये भी तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि नदी तंत्र क्या होते हैं। तो नदी तंत्र क्या होता है कि एक मुख्य नदी होती है, उसमें कई सहायक नदियाँ आके मिलती हैं दोनों दिशाओं से। तो वह क्या एक तंत्र का निर्माण करती हैं, एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे कि ये हो गई गंगा नदी, ये मुख्य नदी की बात करते हैं, ये गंगा नदी हो गई। इसकी ये सहायक नदी हो गई, चंबल, यमुना, ये सब सहायक नदी हो गई। ठीक है, तो ये किस चीज़ का निर्माण कर रही है, जाल टाइप से बना देती हैं पूरा ऐसे। तो इस जाल को क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहा जाता है। तो इसलिए हम अब बात क्या करेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है ये। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ज़रूर आ जाएंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो गंगा नदी दो पहलुओं से घाटी और अपनी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र भी गंगा ही नदी का है। ये भी एक आपको चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है, तो यह गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर के पास उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, गौमुख ग्लेशियर की बात करें तो कितना ऊंचा है, 2900 मीटर, 3900 मीटर, सॉरी 3900। ठीक है, यहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब मतलब ये निकलती है वहाँ से तो किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये फिर उसके बाद हिमालय की मध्य और संकीर्ण घाटियों के माध्यम से कट जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग जगह है कहाँ पर, उत्तराखंड में ही, ये मान लो देवप्रयाग है। यहाँ पर ये भागीरथी यहाँ से आ जाएगी, ये अलकनंदा यहाँ से आ जाएगी। तो आगे जब ये बढ़ेगी तो कौन से नाम से बढ़ेगी, गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद है। मतलब जो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से निकलती है, सतोपंथ हिमनद से निकलती है। अलकनंदा धौलीगंगा और विष्णुप्रयाग, जो विष्णुप्रयाग में मिलते हुए आती है। ठीक है, उनसे मिल जाती है अलकनंदा। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी कौन कौन सी हैं, पिंडर है जो कहाँ पर जुड़ जाती है, उससे कर्णप्रयाग में जुड़ जाती है। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में उससे जुड़ जाती है, किससे, अलकनंदा से। गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से मैदानी भाग, पर्वतीय क्षेत्रों से गंगा निकलकर कौन से क्षेत्र से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मतलब किस जगह से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो कहाँ से करती है, हरिद्वार से करती है। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करूँगा मैं कि कहाँ से कैसा क्या है। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्या, कर्णप्रयाग। ठीक है, तो कर्णप्रयाग में क्या है, पिंडार नदी है। ठीक है, ये पिंडार नदी है कर्णप्रयाग में। पिंडार नदी किससे मिलती है आपकी, ये तुम्हारी अलकनंदा नदी आ रही है। ठीक है, अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है, कहाँ पर, कर्णप्रयाग में मिलती है। आपको बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ऊपर देखते हैं तो विष्णुप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, धौलीगंगा मिलती है। किससे मिलती है, विष्णुप्रयाग से मिलती है। ठीक है, नंदप्रयाग में क्या मिलती है, नंदाकिनी मिलती है, किससे, अलकनंदा से मिलती है। और रुद्रप्रयाग में बात करें तो अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, और देवप्रयाग में बात करें तो भागीरथी किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। और एट लास्ट जैसी भागीरथी किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, तो ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देवप्रयाग में किससे मिल रही है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में बात करें तो मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है और क्या कहलाती है, अलकनंदा कहलाती है। कर्णप्रयाग में पिंडर अलकनंदा से मिलती है तो अलकनंदा कहलाती है। और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा कहलाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने मैप से भी बता दी आपको और ऐसे भी बता दी, मतलब आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं कि हरिद्वार से पहले दक्षिण में बहती है और फिर दक्षिण पूर्व में जाती है, मतलब पहले दक्षिण में जाती है और फिर दक्षिण पूर्व में ऐसी निकलने लग जाती है नदी की बात करें तो।
फिर ये दो भागों में वितरित हो जाती है, अर्थात भागीरथी और हुगली में बंटवारे से पहले ये पूर्व में बहती है। ठीक है, ये दो भागों में विकसित हो जाती है। मतलब क्या होता है कि आपका पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट जाती है। एक भाग हो जाता है इसका हुगली और एक हो जाता है भागीरथी, जो कहाँ पर बंगाल में प्रवेश करता है, और एक ये कोलकाता साइड चली जाती है। हुगली कोलकाता नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उल्टा बोल दिया, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, तो एक हुगली हो जाती है और एक क्या हो जाती है, भागीरथी हो जाती है। जैसे विष्णु बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा, उसका नाम क्या हो जाता है, भागीरथी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। सॉरी, यहाँ पर पद्मा नाम हो जाता है इसका जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इस नदी की लंबाई कितनी है, 2525 मीटर है। लंबाई भी सीधी पूछ ली जाती है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर क्षेत्र को संचित करते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो मतलब कितने राज्यों में बह रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और थोड़ा सा क्षेत्र इसमें किसका लगता है, झारखंड का लगता है। ठीक है, तो ये 5 राज्यों में बहती है। ये चीज़ याद रखिएगा, 5 राज्य, 2 देश, कौन कौन से, बांग्लादेश और भारत। आगे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा सारी चीज़। गंगा घाटी 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में शामिल है। गंगा नदी प्रणाली भारत में सबसे बड़ी नदी है, जहाँ बहुत सारी बारहमासी और गैर बारहमासी नदियाँ उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप भारत से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र मान सकते हैं अपन। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकल के मिल जाती हैं, जैसे कि हमें चंबल देखने को मिलती है, सोन देखने को मिलती है, कैन देखने को मिलती है, और ऊपर से आपको हिमालय से जो नदियाँ निकल के आती हैं वो इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारी नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। ये आपको यहाँ पर मैं सारी नदियों का पूरा बहुत अच्छे से आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कौन सी नदी बहती है, मिलती है कहाँ पर, गंगा पे मिलती है। ठीक है, तो ये आपको गंगा नदी दिख रही होगी, सोर्स ऑफ गंगा। अब यहाँ पर चंबल नदी मिल रही है यमुना से। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और लास्ट में जाके ये कहाँ मिल जाती है, यहाँ पर इलाहाबाद के पास में कहाँ पर मिल जाती है, गंगा पे मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना में कौन सी नदी मिली है, चंबल मिली है, सिंध मिली है, बेतवा मिली है, कैन मिली है, सोन मिली है। ठीक है, और यमुना लास्ट में जाके इलाहाबाद के पास गंगा में मिल गई। और अगर हम बात करें हिमालयी नदियों में कौन कौन सी गंगा से जाकर मिलती है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं, तो शारदा है, घग्गर है, गोमती है, गंडक है, और यहाँ पर सप्तकोशी है। ठीक है, ठीक है, चलो ये आपको बायो मैप मैंने बता दिया। ये माउथ ऑफ गंगा है। ठीक है, माउथ ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा का मुहानी क्षेत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों की, जो मैंने आपको दिखाई हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अंत में गंगा बंगाल की खाड़ी में खुद को सागर द्वीप के निकट निर्वहन कर देती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके सारी सहायक नदियों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे डेप्थ में जाके। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना की, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा के पश्चिमी भाग मतलब नीचे साइड से, ठीक है, पश्चिमी भाग और सबसे लंबे समय तक सहायक नदी के रूप में यमुना नदी का स्रोत बंदर पुंछ जो रेंज है, ठीक है, कि पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। यह प्रयाग मतलब जो अब इलाहाबाद जो पहले नाम था उसका नाम क्या रख दिया गया, प्रयाग में गंगा से मिलती है। ठीक है, और इसके दाहिने किनारे पर प्रायद्वीप पठार से निकलता है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ इससे मिल जाती हैं। दाहिने किनारे पर किससे, चंबल में कौन कौन सी नदियाँ मिल जाती हैं इस साइड से, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, किसमें, यमुना में मिल जाती हैं। जबकि बाएं किनारे पर कौन कौन सी मिलती हैं, मतलब ऊपर की साइड कौन कौन सी मिलती हैं, हिंडन, रिंड, सेंगर, वरुण आदि यहाँ पर बाएं किनारे पर मिल जाती हैं। ठीक है, इसका अधिकतर पानी पश्चिमी और पूर्वी यमुना और आगरा नहर में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलो अगली हम नदी की बात करते हैं। अगली नदी कौन सी है, चंबल नदी। तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के पास, महू के पास से यहाँ से निकलती है, और यह उत्तर की ओर कोटा राजस्थान के एक वार्ड कंठ के माध्यम से बहती है, जहाँ गांधी सागर बांध का इसके ऊपर क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर की ओर नीचे बहती है, और अंत में यमुना से यह मिल जाती है। ठीक है, चंबल अपने बदनाम स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल के बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्ड पाए जाते हैं इस नदी में।
अब बात करते हैं दूसरी गंडक की। तो दो धाराओं का मिलान है, अर्थात काली गंडक और त्रिशूल गंगा इसमें शामिल है। ठीक है, तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काली गंडक और त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी हैं या किसका निर्माण या करती हैं, तो किसका करती हैं, गंडक का निर्माण करती हैं। या नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती हैं और नेपाल के मध्य भाग में बहती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा नदी के मैदानी में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं घग्गरा की या घग्गर नदी की बात करते हैं। तो मपपंचुंगो के ग्लेशियर से यह निकलती है। कौन सी, घग्गर नदी। अपनी सहायक नदियों टीला, सेती और बेरी का पानी इकट्ठा करने के बाद यह पहाड़ से बाहर आकर सिसिपन पर एक गहरी खाई में काटती है और शारदा नदी पहले मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में गंगा से यह मिल जाती है। अब बात करते हैं कोसी नदी की। तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ इसकी मुख्य धारा कौन सी है, अरुण, यह इसकी मुख्य धारा है, वहाँ से यह निकलती है। कौन सी, कोसी नदी। नेपाल के मध्य में यह मध्य हिमालय को पार करने के बाद पश्चिम से पुत्रकोशी और पूर्व से तमरकोशी से जुड़ जाती है। ठीक है, पश्चिम में क्या मिलती है, इसको पुत्रकोशी मिलती है और पूर्व में मिलती है तमरकोशी। यह नदी अरुण नदी के साथ एकजुट होने के बाद सप्तकोशी का रूप ले लेती है। ठीक है, तो मतलब जो कोशी नदी है उसमें जब अरुण नदी मिलती है तो यह क्या कहलाती है, सप्तकोशी कहलाती है। अब बात करते हैं रामगंगा की। तो अपेक्षाकृत यह छोटी नदी है जो गैर सैंड के पास गढ़वाल पहाड़ियों में बहती है। शिवालिक पार करने के बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा की और अपने जलमार्ग में परिवर्तन ला लेती है। क्योंकि शिवालिक अगर पार करेगी तो वहाँ पर जो पर्वत हैं वह इसको बहने नहीं देंगे, तो इसको अपना मार्ग परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में नाजीवाबाद के पास के मैदानों में प्रवेश करती है। अंततः यह कन्नौज के पास जाकर कहाँ पर मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो कभी कभी अगर पूछ लिया जाए कि रामगंगा कहाँ पर गंगा से मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है, कन्नौज के पास में मिलती है। अब बात करते हैं दामोदर नदी की। तो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हाशिए पर अधिकार करके एक दरार घाटी के माध्यम से बहती हुई अंततः हुगली में मिल जाती है। ठीक है, हुगली नदी जो मैंने बताया था आपको, गंगा की ही दो धाराएं होती हैं, हुगली और पद्मा। जब वो बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा कहा जाता है, और जब पश्चिम बंगाल में आती है तो जब वह टूट जाती है तो उसको क्या कहते हैं, हुगली कहते हैं। तो हुगली में कौन सी नदी आकर मिलती है, दामोदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बरार की बात करें तो इसकी मुख्य सहायक नदी है। कभी इसको बंगाल के दुख के रूप में भी जाना जाता है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बरार। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बंगाल के दुख के रूप में भी जाना जाता है। पर अब दामोदर को दामोदर घाटी निगम द्वारा एक बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित कर दिया गया है। शारदा, और इसको ही बोलते हैं सरयू नदी, नेपाल हिमालय के मिलान ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी, शारदा या सरयू नदी, जहाँ पर इसे गौरी गंगा के रूप में जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर यह काली या चौक इसको कहा जाता है, जहाँ यह घग्गर में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, शारदा या सरयू नदी। महानंदा नदी की बात करें तो गंगा की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी, महानंदा की बात कर रहा हूँ मैं। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के अंतिम बाएं किनारे पर सहायक नदी के रूप में मिलती है। सोनगंगा नदी के दाहिने किनारे पर मुख्य सहायक नदी है सोन। ठीक है, यह अमरकंटक पठार से निकलने वाली गंगा के दक्षिण किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है। पठार के किनारे पर झरने की एक श्रृंखला बनाने के बाद यह गंगा में शामिल होने के लिए पटना के पश्चिम आरा तक यह पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरी बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो, ये आपकी हो गई यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये आपकी गंगा हो गई। ठीक है, ये सिंध, ये बेतवा, यहाँ पर चंबल है, ये केन, ये टोंस, ये सोन। यहाँ पर देखें तो राम, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महा, ये जमुना। देखो, यहाँ से आती है त्रिशांगपो। ठीक है, इसको ही बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। जब ये यहाँ पे प्रवेश करती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसको जमुना बोला जाता है। और जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसको पद्मा बोला जाता है। जब दोनों मिलती हैं तो उसको पद्मा बोला जाता है। फिर इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, बराक नदी आके मिलती है, जो आपको ये दिख रही होगी। बराक नदी जैसे इससे आगे मिलती है, किससे, पद्मा से, तो उसको क्या बोला जाता है, मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेघना। और यही जो नाम है मेघना, गंगा नदी का अंतिम नाम है। अगर पूछा जाए कि गंगा नदी जब अपना अंतिम समय प्राप्त करती है, मतलब कि जब वह
अवसान करती है तो वह किस नदी के नाम, किस नाम से जानी जाती है, या जब वह डेल्टा बनाती है तो किस नदी के नाम से जानी जाती है? मेघना। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आप थोड़े से तथ्य के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। ये जलग्रहण क्षेत्र भी इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, गंगा नदी दो देशों से प्रभावित होती है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है उसका संगम है गंगा नदी। भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर देवप्रयाग में मिलकर मिलती हैं, वहाँ पर ये क्या कहलाती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं, गंगा कहलाती हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलन से होता है। कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी। अब बात करते हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी सतोपत हिमनत हिमानी या हिमानी से निकलती हैं। ये दोनों नदियां विष्णुप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी विष्णुप्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दी है। विष्णुप्रयाग से आगे जाके कर्णप्रयाग में पिंडा नदी अलकनंदा से में आकर मिल जाती है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से आकर मिलती है। रुद्रप्रयाग से आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी आकर नदी मिलती है, और यह क्या कहलाती है? संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। यह 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है गंगा नदी की? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम कहाँ है? झारखंड। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकल कहाँ पर? मैदान में प्रवेश करती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कोलकाता किस हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है? किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हुगली नदी, जो गंगा का ही एक नाम है, गंगा के ही एक क्या है? कटा हुआ भाग है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में और सबसे कम कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता ही चुका हूँ। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथ नदी अथवा गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर किस नाम से आ जाती है? पद्मा, जो मैंने आपको अभी बताया था। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा क्या पद्मा नदी कहलाती है? आगे चलकर पद्मा मेघना से मिलती है, मेघना, इसको बराक नदी भी कहा जाता है। तो दोनों नदी मिलकर मुख्य धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, और मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ठीक है, बराक नदी अथवा मेघना नदी मणिपुर से निकलती है, ये भी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? जमुना नदी बोलते हैं। जमुना, यमुना नहीं, जमुना बोलते हैं। ठीक है, अर्थात पद्मा नदी और जमुना नदी की मुख्य धारा क्या बोलते हैं? पद्मा नदी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा ही पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है, आगे चलकर पद्मा नदी मेघना से मिल जाती है, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। तो क्या कहने लग जाती है? मेघना नदी, और अब मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैंग्रोव वनों की वनस्पतियों की लकड़ियाँ बहुत कठोर होती हैं और उनकी छाल नमकीन होती है, क्योंकि यह वनस्पतियों की जड़ें डेल्टा क्षेत्र में समुद्र के जल में डूबी हुई होती हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी के आसपास। भारत में बंगाल टाइगर रिजर्व मैंग्रोव वनों के क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, अर्थात बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, उसके बाद गुजरात दूसरे पर और आंध्र प्रदेश का तीसरे पर है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी, कृष्णा नदी के डेल्टा में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से गंगा नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। आपको बाय मैप मैंने एक एक चीज़ बताई है, आपको क्या करना है। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से जो आपने देखा है उसको आपको नोट्स में लिखना है, और आपको अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको टेलीग्राम पे जाकर क्या सर्च करना है? स्टडी IQ CH। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लिंक के माध्यम से भी हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको फ्री PDF इस लेक्चर की प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।